दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी ऐप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज के जरिए खुलने जा रही है एक्सेसिबिलिटी में नई संभावनाएं। विकलांगों और विकलांगों से संबंधित उपकरणों पर अपडेटेड जानकारी देगा संभावनाओं का संग्रहालय। सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को यूपीएससी चयन प्रक्रिया में अस्थायी रूप से IPS, IRPFS और DAN IPS सेवाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। CISF ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक 80 साल की महिला को कपड़े उतारने को कहा। मामले के चलते CISF ने कर्मचारियों को किया सस्पेंड। चंडीगढ़ प्रशासन के इस कदम के खिलाफ नागरिकों ने जताया गुस्सा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। निःशक्तता कार्यालय के पत्रों के बावजूद जयपुर देवस्थान विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5 सालों से निर्देशों की हो रही है अनदेखी। लुधियाना में मानसिक रूप से विकलांग किशोरी से बलात्कार के आरोप में गुरुद्वारा पुजारी गिरफ्तार। रैंप के साथ चेन्नई बस स्टॉप को बनाया गया विकलांगों के अनुकूल। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की। ऑटिस्टिक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों पर एक फैक्ट चेक। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो।
वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों हेडलाइंस हम सुन चुके हैं और अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। निःशक्तता कार्यालय के पत्रों के बावजूद जयपुर देवस्थान विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5 सालों से निर्देशों की हो रही है अनदेखी। दोस्तों कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी जयपुर के देवस्थान विभाग राज्य के 4 प्रमुख मंदिरों में दिव्यांग जनों के लिए कोई रैंप नहीं बनाए जा रहे हैं। अदालत ने देवस्थान विभाग को 2 पत्र लिखकर 4 प्रमुख मंदिरों में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप बनाने का निर्देश दिया था, जिसमें शामिल है सावलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, महावीर जैन मंदिर करौली, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर और दिघी कल्याण मंदिर मालपुरा टोंक। लेकिन अभी तक विभाग ने मामले में प्रगति के बारे में विकलांगता न्यायालय को भी जवाब नहीं दिया है। दोस्तों इस संबंध में एक याचिका दिव्यांग अधिकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हेमंत भाई गोयल ने दायर की थी। याचिका में इन मंदिरों में रैंप, रेलिंग और व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था, ताकि दिव्यांग श्रद्धालु परेशानी मुक्त दर्शन का लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, हेमंत भाई गोयल बताते हैं कि 18 फरवरी 2017 को शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निःशक्त जनों के उपायुक्त ने देवस्थान के निदेशक को मामले पर जरूरी कदम उठाने को कहा था, पर विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस बारे में जिले के सहायक आयुक्तों को केवल एक पत्र लिखा गया था। उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ये जरूरी है कि किसी भी आम नागरिक की तरह ही विकलांग जन अपनी जिंदगी समानता और संपूर्ण आदर के साथ जी सके। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त दिव्यांग जन के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित सीसीपीडी के नए कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और ये पूरी तरह से दिव्यांग जनों के अनुकूल है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय वास्तव में सितंबर 1998 से कार्य कर रहा है। ये कार्यालय गैर भेदभाव के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। प्रारंभ में सीसीपीडी के कार्यालय ने अपने कार्यों को शास्त्री भवन से शुरू किया और बाद में किराए के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान ITO के पास नई दिल्ली नोएडा सेक्टर 39 में, जिसके बाद भगवान दास रोड नई दिल्ली में सरोजनी हाउस में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि ये कार्यालय हमेशा अपने कर्मचारियों और गतिविधियों को आराम से संयोजित करने के लिए जगह की कमी के साथ चलता रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब इस कार्यालय को NISD बिल्डिंग 5वीं मंजिल प्लॉट नंबर G2 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली 75 में पर्याप्त जगह के साथ उपयुक्त स्थान मिल गया है। ऑफिस स्पेस सभी नवीनतम सुविधाओं के साथ तैयार है। इसमें विशेष रूप से पूरी तरह से दिव्यांग जनों के लिए अनुकूलन किए गए हैं। लुधियाना में मानसिक रूप से विकलांग किशोरी से बलात्कार के आरोप में गुरुद्वारा पुजारी गिरफ्तार। फ्रेंड्स, एक सनसनीखेज मामले में खुलासा हुआ है कि लुधियाना के एक गुरुद्वारा का पुजारी पिछले 3 महीनों से एक मासूम बच्ची का रेप कर रहा था और गर्भधारण से बचने के लिए उसे गर्भ निरोधक गोलियां दे रहा था। माछीवाड़ा के नूरपुर गांव में एक स्थानीय गुरुद्वारे के 65 वर्षीय पुजारी ने मानसिक रूप से विकलांग 15 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 3 महीनों से बच्ची का रेप कर रहा था और गर्भधारण से बचने के लिए उसे गर्भ निरोधक गोलियां देता था। माछीवाड़ा पुलिस ने पीड़िता के पड़ोसी सोहन सिंह उर्फ सोहनी के रूप में पहचाने गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोस्तों, मामला 26 मार्च को तब सामने आया जब पीड़िता की मौसी ने लड़की को गोलियां खाते हुए देख लिया। जब उसने पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि सोहन उर्फ सोहनी ने उसे उसके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ये गोलियां दी है। लड़की ने ये भी खुलासा किया कि सोहन सिंह ने उसके लिए एक मोबाइल फोन भी खरीदा था। लड़की ने आगे कहा कि आरोपी उसके साथ बलात्कार करने से पहले कुछ गोलियां खाता था। माछीवाड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश मसीह ने कहा कि पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज के जरिए खुलने जा रही है एक्सेसिबिलिटी में नई संभावनाएं। विकलांगों और विकलांगों से संबंधित उपकरणों पर अपडेटेड जानकारी देगा संभावनाओं का संग्रहालय। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेन्नई के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज माने कि संभावनाओं का संग्रहालय की। हालांकि अभी इसका उद्घाटन किया जाना बाकी है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां समाधान और संरचनाएं विशेष रूप से विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं। दोस्तों, इस म्यूजियम के बारे में न्यूज आर्टिकल लिखा गया है जिसे लिखा है वैशाली विजय कुमार ने। आइए जानते हैं म्यूजियम की विशेषताओं के बारे में वैशाली विजय कुमार के शब्दों में। फ्रेंड्स, पिछले शुक्रवार की दोपहर को धूप में मरीना बीच के कामरजार सलाई पर स्टेट कमिश्नर फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड के शांत परिसर में ड्रिलिंग और हथौड़े की गूंज सुनाई दे पड़ रही थी। वैशाली बताती है कि एक सुलभ रैंप मुझे इमारत के उस हिस्से में ले गया जिसमें संभावनाओं का संग्रहालय है। तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्त पोषित और विद्यासागर द्वारा प्रारंभित इस म्यूजियम का 2500 वर्ग फुट का स्थान पूरा होने के अंतिम चरण में है और इसका आधिकारिक उद्घाटन होना बाकी है। ये विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए डिजाइन किया गया है और शहर में सुलभ स्थानों के लिए एक प्रोटोटाइप बनाने का प्रयास है। संग्रहालय के प्रबंधक और दृष्टिबाधित शैलेश कहते हैं, संग्रहालय सभी प्रकार के विकलांगों के लिए सुलभ है। हमारे पास जल्द ही एक ऐसा ऐप होगा जो नेत्रहीनों को ऑडियो निर्देशों के साथ संग्रहालय में नेविगेट करने में मदद करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ केवल रैंप है। हमारी वेबसाइट जो अभी भी स्थापित की जा रही है, संग्रहालय के आभासी दौरे की पेशकश करेगी। उनके अलावा 3 और स्टाफ सदस्य संग्रहालय में आगंतुकों की सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। इस संग्रहालय की प्राथमिकता ये है कि नवीनतम सहायक उपकरणों और विकलांग समुदाय के लिए तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करना। म्यूजियम की संस्थापक पूनम नटराजन सूचित करती है, हमने देश भर के विक्रेताओं से उत्पादों को क्यूरेट किया है और इसे एक ही छत के नीचे समाज के पूर्ण भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास में सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। इंटरैक्टिव स्पेस लोगों को उपकरण लेने और उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्पादों के साथ प्रत्येक कक्ष में QR कोड होंगे जिन्हें उत्पाद और उनके उपयोगों के बारे में दृश्य और श्रवण जानकारी तक पहुंचने के लिए स्कैन किया जा सकता है। हम अपने डेटाबेस को साझा कर सकते हैं और लोगों को विक्रेताओं से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैशाली विजय कुमार आगे बताती है कि इस तरह संग्रहालय बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए संभावित उत्पादों की पहचान करने के लिए विक्रेताओं और निर्माताओं के लिए एक स्थान के रूप में 2 गुना हो जाता है। सहायक उपकरणों को लाइव वर्क प्ले मॉड्यूल के अनुसार क्यूबिकल के साथ वॉल माउंटेड यूनिट पर स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक भाग में प्रत्येक मॉड्यूल में आवश्यक अंगीकृत उपकरण प्रदर्शित करता है। प्रबंधक शैलेश ने चारों ओर दिखाते हुए बताया कि अब तक 250 उत्पाद है, लेकिन जब भी कोई नया उत्पाद बाजार में पेश किया जाएगा तो सूची को हर बार अपडेट किया जाएगा। उदाहरण के लिए प्ले डोमेन के अंतर्गत आपको बोर्ड गेम और कार्ड ब्रेल प्रिंट के साथ संगीत वाद्य यंत्र और स्पर्श करने वाली किताबें मिल सकेंगी।
काम के तहत आपको श्रवण आउटपुट के साथ चिकित्सा उपकरण, विभिन्न सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पर काम करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस, संशोधित चश्मा, तौल मशीन और बहुत कुछ मिलेगा। परियोजना का एक आकर्षण एक सुलभ या समावेशी हाउस मॉडल है जो ये प्रदर्शित करेगा कि पीडब्ल्यूडी के दैनिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमने एक बैठक कक्ष, रसोई और शयन कक्ष भी स्थापित किया है। लिविंग रूम में न्यूनतम सुविधाओं के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल फर्नीचर, पंखे और रोशनी के लिए रिमोट नियंत्रित स्विच होंगे। किचन में कम ऊंचाई पर अलमारियां होंगी ताकि व्हील चेयर पर बैठे लोग चीजों को आसानी से एक्सेस कर सके। बेडरूम में स्लाइडिंग दरवाजे, निचले स्तर पर बेड और एक बड़ा दर्पण है। रेस्ट रूम में पश्चिमी कमोड का उपयोग करते समय उनका समर्थन करने के लिए एक ग्रैब बार और हैंडल भी है। शैलेश ने यह भी बताया कि बहुत सारे उत्पादों को अभी भी अनबॉक्स किया जाना बाकी है। दोस्तों, संस्थापक पूनम नटराजन आगे बताती है कि पीडब्ल्यूडी के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय में समर्पित स्थान भी है। विभिन्न विकलांगता संगठनों के लोगों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करने को यहाँ मिल सकेगा। हम दीवारों पर पीडब्ल्यूडी द्वारा लोगों की खरीदारी के लिए कुछ पेंटिंग्स भी लगवाएंगे। पहली मंजिल पर एक कैफे है जो विकलांग लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। समुद्र तट के सामने का ये भोजनालय सभी के लिए खुला है। हमारे पास मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी जगह होगी और हम शहर और राज्य भर से पीडब्ल्यूडी के लिए नेटवर्क और विचारों पर चर्चा करने के लिए तत्पर है। म्यूजियम में सेमिनार और वर्कशॉप्स भी लिए जाएंगे। दोस्तों, आगे शैलेश साझा करते हैं कि संग्रहालय को 2 प्रोजेक्टर्स भी स्थापित करने हैं। एक फिल्मों और किताबों पर जानकारी प्रदर्शित करने वाला जो पीडब्ल्यूडी के जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, और दूसरा दुनिया भर में पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदर्शित चीजों को दिखाएगा। रिसेप्शन पर तस्वीरों के साथ एक इम्पैक्ट वॉल में अंग्रेजी और तमिल में जानकारी के साथ दुनिया भर में विकलांगता आंदोलनों के क्षण होंगे। म्यूजियम के पिछले हिस्से में एक बगीचा है जिसमें अपसाइक्लिंग डिब्बे हैं जो प्लांटर्स के रूप में 2 गुना हो जाते हैं। हम विकलांग लोगों के लिए खेल गतिविधियों को भी एक जगह लाने का काम कर रहे हैं। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए निदेशक जॉनी टॉम वर्गीस ने जोर देते हुए कहा कि संग्रहालय जल्द ही विकलांग लोगों के लिए एक गूढ़ गतिविधि केंद्र के साथ उनके कौशल के लिए एक लॉन्च पैड साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाजार में विकलांगता क्षेत्र में जो भी उपलब्ध है, हम उससे अपडेटेड रहेंगे। हम उत्पाद सूची में वृद्धि करना चाहते हैं और समुदाय के नवाचारों को देखने के लिए अनुसंधान पार्कों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। विभाग के पास जल्द ही विकलांगता के लिए अनुसंधान पर व्यापक जनादेश के साथ एक सहमति होगी। वे विदेशों के विशेषज्ञों के साथ ज्ञान और शोध पर काम करेंगे। ये एक जीवंत स्थान भी होगा जहां विचारों को साझा किया जाता है। हम चाहते हैं कि सभी विकलांगता संगठन इसे अपना स्थान माने। हमें खुशी होगी अगर तमिलनाडु के अन्य हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। ये सभी के लिए मुफ्त है। दोस्तों, जल्द ही उद्घाटन होने की उम्मीद की जा रही है। ये संग्रहालय वास्तव में एक अनूठी परियोजना है जो अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल की विकलांगता पेंशन से संबंधित मामले में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के एक निर्देश को चुनौती देने वाली केंद्र द्वारा दायर की अपील को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पीयूष बहुगुणा की अपील को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह से अपीलकर्ता अपील दायर कर रहे हैं, हम उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। हमें उस तरीके पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए
जिस तरह से अपीलकर्ता विकलांगता पेंशन के खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिन केसेस में कानूनी मुद्दे सुलझाए गए हैं उनके खिलाफ भी ये मांग की जा रही है। AFT चंडीगढ़ बेंच के 2018 के आदेश के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। इसने एक अधिकारी को उसकी विकलांगता पेंशन के विकलांगता तत्व को 20% के मुकाबले 50% की सीमा तक राउंड ऑफ करने की अनुमति दी थी। ATF ने भारत संघ बनाम राम अवतार 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदेश पारित किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि विकलांगता तत्व के पूर्णांकन का लाभ केवल उन अधिकारियों को ही नहीं मिलता है जिन्हें सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, बल्कि उन अधिकारियों को भी मिलता है जो कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि सभी ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों के संघ की अपील को खारिज करने पर ध्यान दिया जाए। अदालत ने कहा, इन मामलों को खारिज करने पर हाईकोर्ट के साथ साथ ट्रिब्यूनल द्वारा उनके समक्ष पेंशन भोगियों को जो विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या हकदार हैं, उचित राहत देने पर ध्यान दिया जाए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। हाय, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। ऑटिस्टिक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों पर एक फैक्ट चेक। दोस्तों, पेशेवर लोगों का कहना है कि न्यूरोटिपिकल और ऑटिस्टिक लोगों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर और उन्हें दिया जा रहा एजुकेशन, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। रोजगार अवसरों में कमी के चलते ऑटिस्टिक लोगों को काफी सीमित और आर्थिक रूप से अव्यवहार विकल्प चुनने पड़ रहे हैं। कई ऑटिस्टिक लोगों का बेसिक एजुकेशन उन्हें जॉब दिलाने में असमर्थ साबित होता है। कई विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के दौरान केवल न्यूनतम कौशल सिखाए गए हैं। ऑटिस्टिक लोगों के लिए एक वोकेशनल सेंटर चलाने वाली अक्षया शेट्टी का कहना है कि भारत में ऑटिस्टिक लोगों के लिए कई अच्छे रोजगार के विकल्प हो सकते हैं। हालांकि कुछ विकल्प हमेशा ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पेपर बैग मेकिंग, कैंडल मेकिंग, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं देते। इसके पीछे की वजह है स्कूली शिक्षा तथा हायर एजुकेशन के समय हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। अक्षयी ने आगे कहा कि मैंने 26 साल के ऐसे युवकों को देखा है जिनकी अनुभूति तथा सामाजिक कौशल केवल 10 साल के बच्चे के समान है। इन युवकों को नियमित रोजगार कमाने के काबिल बनाना एक बेहद ही मुश्किल बात है और इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में हम उन पर एक ऐसा एजुकेशनल प्लान थोप देते हैं जो उनके ऑटिस्टिक माइंड की जरूरतों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। एक ऑटिस्टिक बुद्धि चीजें दोहराने से, संवेदनशीलता से और व्यक्तिगत रिश्तों से सीखती है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग से परिणाम बेहतर बनाए जा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को विजुअल मोड माने कि दृश्य परिमाण देने से चीजों को दोहराना आसान किया जा सकता है। अगर ज्यादा पढ़ने से बोर हो रहा हो
तो ऑडियो चलाए जा सकते हैं। शिक्षा में बोरियत कम करने के हेतु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री चलाई जा सकती है। आगे अक्षय बताती है कि एक अन्य मुद्दा है समुदाय की कमी। ज्यादातर विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से समुदाय का हिस्सा बनने की चाह होती है, लेकिन समाज में इसके लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कभी कभी न्यूरोटिपिकल बच्चों के माता पिता डरते हैं कि कहीं उनके बच्चे कुछ गलत ना सीख ले। फ्रेंड्स, ज्यादातर वोकेशनल सेंटर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स एक नियमित और सस्ता मार्गदर्शन नहीं दे पाते। कई बार तो काउंसलिंग सेशंस 2000 से 5000 रुपए तक होते हैं। एक 21 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्चे की मां विद्या आनंद बताती है, कोई शारीरिक कमी न होने की वजह से ऑटिज्म को लोग विकलांगता ही नहीं मानते। पूर्व धारणाएं तोड़कर जागृति पैदा करना जैसे कि रोज का काम हो गया हो। स्कूलों में बच्चों को एक बड़ा करिकुलम 4-5 सालों तक दे दिया जाता है। इससे अच्छा है कि हम सभी अतिरिक्त चीजों को हटाएं और करिकुलम को रीडिजाइन करें। बबल्स फॉर ऑटिज्म की संस्थापक और निदेशक शारबानी मलिक बताती हैं, कई कर्मचारियों को अपना स्किल सेट इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। मेरे पास ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2 जगहों के बीच चलने वाली सभी बसेस का नंबर बता देते हैं या फिर तारीख बताने पर दिन बता देते हैं। जरूरत है तो इनके इर्द गिर्द इन कुशलताओं के आसपास व्यावसायिक अवसर विकसित करने की। ऑटिस्टिक व्यक्तियों के साथ काम करने के 15 साल के अपने अनुभव का हवाला देते हुए पूनम शेट्टी कहती है कि कई विभिन्न प्रकार के अवसर रोजगार के लिए तलाशे जा सकते हैं। ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी नौकरी के अवसर खुल चुके हैं। हमने कुकिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों को अब तक ढंग से उजागर नहीं किया है। चंडीगढ़ प्रशासन के इस कदम के खिलाफ नागरिकों ने जताया गुस्सा। दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में घोषणा की थी कि सेक्टर 34 में 1.25 एकड़ की जमीन पर एक समूह गृह सुविधा का निर्माण किया जाएगा। नागरिकों ने हालांकि कहा है कि इस तरह की सुविधा को आने में लंबा समय लग सकता है, जबकि लोगों की जरूरतें और मानसिक विकलांगता काफी गंभीर स्तर पर है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि विकलांग लोगों को सम्मानजनक सामुदायिक जीवन जीने की जरूरत है, न कि संलग्न फ्लैट्स की। विशेष आवश्यकता वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों ने भी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का हवाला दिया, जिसमें सामुदायिक जीवन के प्रावधान हैं। मनोचिकित्सकों और देखभाल करने वालों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। चंडीगढ़ स्थित एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सिम्मी वराइच ने कहा, इनमें से कई लोगों में मध्यम मानसिकता अक्षमता है। वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें समर्थन की आवश्यकता होती है। उनके लिए एक समूह घर की जरूरत है, क्योंकि उनके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और या तो उनके कोई भाई बहन नहीं है या उनके भाई बहन यहाँ नहीं रहते हैं। इनमें से कुछ लोग कभी कभी सड़कों पर उतर आते हैं, इसीलिए उन्हें समायोजित करने के लिए एक समूह गृह की आवश्यकता है। ये एक वरिष्ठ नागरिकों के घर के समान हो सकता है, जिसमें एक इन हाउस मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और एक नर्स होने की अतिरिक्त सुविधा हो। शहर निवासी मेघा सूद ने कहा है, मेरी 42 वर्षीय बहन को सिजोफ्रेनिया है, जबकि मेरी माँ को बाइपोलर डिसऑर्डर है। हमारे जैसे अन्य कई परिवार पिछले 3 वर्षों से यूटी प्रशासन के साथ एक ग्रुप होम की मांग उठा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई ठोस व्यवहार्य समाधान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि यूटी प्रशासन मलोया में कुछ फ्लैटों की विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए अलग बाड़े में बदलने का प्रस्ताव कर रहा है। ये बहुत बुरा विचार है, क्योंकि इस तरह की सुविधा से वहां रहने वालों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगा। उन्हें स्वस्थ होने और मनोरंजक गतिविधियों के लिए खुले हरे भरे स्थानों की आवश्यकता होती है। फ्लैट अपने परिवारों के साथ रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन समूह के घर में रहने वाले समुदाय के लिए नहीं। फ्रेंड्स, गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह ने बेंगलोर में समूह घरों के कामकाज में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने अनुभव को साझा किया। हमारे पास इस क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
यही कारण है कि चंडीगढ़ और पंजाब के कई परिवारों को अपने रिश्तेदारों को समायोजित करने के लिए बेंगलोर या यहाँ तक कि विदेशों जैसे शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। एक संगठन समावेशी जीवन के लिए नागरिकों की अध्यक्षा नीलू सरीन ने कहा, हमारे पास प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि न तो परिवारों और न ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह ली गई है। लेकिन जब तक ऐसी सुविधा नहीं आती, तब तक इन लोगों को इंदिरा हॉलिडे होम सेक्टर 24 में ठहराया जाना चाहिए, जो शहर का एकमात्र बड़ा सामुदायिक स्थान है, जिसमें कमरे और एक खुला हरा भरा क्षेत्र है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी तरह का एक प्रस्ताव एक सेरेनिटी थेरेप्यूटिक विलेज स्थापित करने का भी है, जो पहले ही यूटी प्रशासन को भेजा जा चुका है, जिसमें लगभग 35 नागरिकों ने इसके लिए 20 लाख रुपए दान देने का वादा किया है। रैंप के साथ चेन्नई बस स्टॉप को बनाया गया विकलांगों के अनुकूल। दोस्तों, चेन्नई निगम के एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग ने तिरुवन्मियूर तिरुवोट्टियूर मार्ग में विकलांगों के अनुकूल बस सुविधा संचालित करने के लिए एक पायलट परियोजना का प्रस्ताव दिया है। चेन्नई महानगर विकलांग लोगों के लिए फ्रेंडली बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सिटी बस स्टॉप पर विकलांगों के अनुकूल सुविधाओं को शामिल करने का निर्णय ले लिया है। प्रस्ताव के बाद चेन्नई निगम को विकलांगों के लिए सुविधाएं बनाने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर इस रूट पर बस स्टॉप्स को फिर से लगाया जाएगा। तिरुवन्मियूर तिरुवोट्टियूर मार्ग में 90 बस स्टॉप्स हैं। नागरिक निकाय को उन बस स्टॉप्स पर विकलांगों के अनुकूल सुविधाएं बनाना है। अधिकारी ने बताया कि बस स्टॉप पर सीढ़ियों की बजाय रैंप जैसा प्रवेश द्वार होगा। बस स्टॉप पर रैंप बनाए जाएंगे ताकि विकलांग व्यक्ति बस में आसानी से चढ़ सके। हम कुल 90 में से 4 बस स्टॉप पर तुरंत काम शुरू कर रहे हैं। इन 4 बस स्टॉप्स में रामकृष्ण मठ रोड पर मलायपुर टैंक बस स्टॉप, दुर्गाबाई देशमुख रोड पर डॉक्टर MGR जानकी कॉलेज बस स्टॉप और राजाजी सलाई पर क्लाइव बैटरी बस स्टॉप शामिल है। पायलट के आधार पर नगर निकाय अन्य मार्गों पर भी इसी तरह की सुविधाएं बनाएगा। शॉर्टलिस्टेड बस स्टॉप में से प्रत्येक के लिए नागरिक निकाय 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगा। दूसरी ओर अधिकारी ने बताया कि चयनित मार्ग पर कुछ बस स्टॉप में जगह की कमी है। हमें बस स्टॉप को डिजाइन करते समय कमियों को दूर करना होगा। ये ध्यान दिया जा सकता है कि मरीना बीच पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक स्थायी मार्ग बनाने के लिए कुछ दिनों पहले ही नागरिक निकाय ने निविदाएं जारी की है। इस मार्ग पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। एक विकलांग व्यक्ति आर सतीश कुमार ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि अधिकारियों से निवेदन है कि सभी सुविधाओं को सुलभ बनाया जाए, बजाय के चुनिंदा बस स्टॉप्स के। सुविधाओं को बनाने और बाद में विकलांगों के अनुकूल सुविधाओं को जोड़ने के बजाय अधिकारियों को योजना के चरण में इस मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। CISF ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक 80 साल की महिला को कपड़े उतारने को कहा। मामले के चलते CISF ने कर्मचारियों को किया सस्पेंड। फ्रेंड्स, इस अजीब घटना में नागालैंड से अपनी पोती के साथ दिल्ली जा रही एक 80 वर्षीय विकलांग महिला को गुरुवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों ने कथित तौर पर कपड़े उतारने को कहा। उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी डॉली कीकॉन ने ट्विटर पर कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के कर्मचारियों ने कि वे अपने टाइटेनियम हिप इम्प्लांट का सबूत दिखाने के लिए अपने कपड़े को नीचे खींच ले। फ्रेंड्स, इसके बाद ये मामला ट्विटर पर खूब उछला है। जैसे ही डॉली कीकॉन ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए अपनी कड़ी नाराजगी जताई, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें जवाब दिया और इस घटना को देखने का वादा किया। CISF ने भी बाद में ट्वीट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा को साथ साथ चलना चाहिए। CISF बल, जिसे प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा सौंपी गई है, इसने ये भी घोषणा की है कि संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद डॉली कीकॉन ने गुरुवार की घटना के बारे में ट्वीट किया था और उन्होंने CISF अधिकारियों को उनके आउटरीच के लिए धन्यवाद दिया।
लेकिन जोर देकर कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकलांगता, नस्ल और देखभाल पर अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। CISF के आधिकारिक हैंडल ने एक ट्वीट में कहा है कि CISF ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में पहले ही जांच शुरू कर दी है। संबंधित कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। DIG CISF ने यात्रियों से बात भी की है। डॉली ने अपनी पहले ट्वीट में कहा था कि मेरी 80 वर्षीय विकलांग मां को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर CISF सुरक्षा जांच के लिए तैयार किया गया था। सुरक्षाकर्मी उसके टाइटेनियम हिप इम्प्लांट का सबूत चाहते थे और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। क्या हम वरिष्ठों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? डॉली किकॉन का ये ट्विटर थ्रेड इसके बाद जारी रहा, जिससे प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला जुड़ गई। कृपया कोई मदद करे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर CISF सुरक्षा कर्मियों की टीम मेरी भतीजी को परेशान कर रही है, जो मेरी मां की देखभाल कर रही है। उन्होंने उसके द्वारा लिखा गया शिकायत प्रपत्र ले लिया है। मेरी मां व्यथित है। दोस्तों, ये प्रतिक्रिया डॉली की आंटी ने ट्विटर पर दी है। इसके बाद मैसेजेस की एक श्रृंखला से साफ होता है कि सुरक्षा कर्मियों ने पोती को भी परेशान किया, जिसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। जैसा कि ट्विटर पर अन्य लोगों ने CISF के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधिकारिक हैंडल ने डॉली किकॉन से माफी मांगी। प्रिय महोदया, हम आपकी मां को हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेते हैं। गुवाहाटी के CISF अधिकारी ने पहले कहा था कि उन्होंने डॉली किकॉन के ट्वीट के बाद जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, इससे यात्रियों को बिना किसी परेशानी के सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं करने में मदद मिलेगी। नागालैंड राज्य के विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त डाइथोनो नखरो ने बताया कि जमीन पर मौजूद अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को विकलांग यात्रियों के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करने की बुनियादी समझ भी नहीं है। जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को संवेदनशील और प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बार जब कोई घटना उजागर हो जाती है तो सोशल मीडिया पर मैसेजेस की श्रृंखला हो जाती है, लेकिन ये बार बार होता ही रहता है। बाद में एक बयान में गुवाहाटी हवाई अड्डे पर संचालन संभालने वाले अदानी समूह ने घटना पर एक बयान जारी किया। कम गतिशीलता वाली महिला यात्री जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, गुवाहाटी से दिल्ली की यात्रा करते समय पूर्व सुरक्षा जांच से गुजर रही थी। उन्हें अनिवार्य सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा क्योंकि उनके कूल्हे में एक धातु की प्लेट थी। प्रक्रिया ने यात्री को असहज कर दिया और उन्होंने CISF में शिकायत दर्ज कराई। उनकी बेटी ने सोशल मीडिया पर इस घटना को ट्वीट किया। बाद में शिकायतकर्ता ने हवाई अड्डे का दौरा किया और DC CISF और मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी के साथ इस पर चर्चा की गई। बाद में एक ट्वीट में शिकायतकर्ता ने मामले को देखने का आश्वासन देने के लिए हवाई अड्डे को धन्यवाद दिया। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हम अपने सभी यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा को अत्यंत सावधानी से और सहानुभूति के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को UPSC चयन प्रक्रिया में अस्थायी रूप से IPS, IRPFS और DAN IPS सेवाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके शारीरिक रूप से दिव्यांग आवेदकों को भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल IRPFS और दिल्ली, दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस सेवा DAN IPS में आवेदन करने की अंतरिम रूप से इजाजत दे दी है। अधिकार समूह ने अपनी रीट याचिका में तर्क दिया था कि गैर लड़ाकू प्रकृति की इन सेवाओं से विकलांग लोगों को दी गई छूट पूरी तरह से असंवैधानिक थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार UPSC के सिविल सर्विसेज UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स पास कर चुके शारीरिक तौर पर विकलांग आवेदकों को प्रोविजनली IPS एंड इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज और DAN IPS में आवेदन दाखिल करने की इजाजत मिल गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से ये स्पष्ट करने का आग्रह किया कि वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। इसके बाद
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को चल रही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के रूप में न माना जाए। मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने NGO नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड द्वारा दायर उस रीट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें दिव्यांगों को इन सेवाओं से पूरी तरह से बाहर करने को चुनौती दी गई थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार इस याचिका पर जवाब दाखिल करना चाहती है। पीठ ने पिछली तारीख पर अटॉर्नी जनरल से इस मामले में सहायता करने के लिए कहा था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा उनके दावे कोर्ट के अंतरिम फैसले पर निर्भर होंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद P दातार ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों को अगले सप्ताह तक UPSC के महासचिव को अपना आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके दावे कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च थी। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आवेदन करने की इजाजत दी जा सकती है। फ्रेंड्स, आप अब ये जान ले कि बार बार और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस आदेश को चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप न माना जाए। पीठ ने कहा कि वो अंतरिम प्रार्थना को उचित मानती है, लिहाजा पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं और उनकी तरह के अन्य लोगों को 1 अप्रैल तक पीठ ने साफ किया कि 1 अप्रैल को शाम 4 बजे के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अदालत ने माना है कि शारीरिक तौर पर दिव्यांगों को भी उक्त सर्विसेज में मौका दिया जाना चाहिए, जबकि इन सर्विसेज में दिव्यांगों को पूरी तरह से रोक है। इसके पूर्व आवेदन की तारीख 24 मार्च थी और अब आवेदन की अंतिम तारीख थी 1 अप्रैल, जबकि शाम 4 बजे ही आवेदन का समय समाप्त हो चुका है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई है। कोर्ट ने सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट दृष्टि नहीं पर जीवन सही की अवेयरनेस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है
कि किस तरह असिस्टिव अप्लायंसेस और अदर सेंसेस जैसे कि टच, हियरिंग और स्मेल की मदद से विजुअली इम्पेयर्ड किचन और कुकिंग मैनेज कर सकते हैं। आजकल बाजार में चॉपर, क्रशर और फूड प्रोसेसर अवेलेबल है, जिसकी मदद से चॉपिंग, कटिंग, क्रशिंग, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग और नीडिंग का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। मिल्क बॉयलर भी अवेलेबल है, जिसमें प्रेशर कुकर की तरह सीटियां लगती है। लिक्विड इंडिकेटर भी अवेलेबल है, जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बीप या वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। 2 तरीके के रोटी मेकर अवेलेबल है, एक मैनुअल जिसमें सिर्फ रोटियां बेलती है और दूसरा इलेक्ट्रिक जिसमें कि रोटियां सिक भी जाती हैं। और इलेक्ट्रिक केटल भी अवेलेबल है, जिसमें पानी बॉईल करने के साथ साथ चाय और कॉफ़ी भी बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। इंडक्शन का यूज़ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें फायर की जगह इलेक्ट्रिक हीट का इस्तेमाल होता है। कई मॉडल्स के टॉकिंग माइक्रोवेव और अवन अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं भी है तो हम बम्प ऑन स्टिकर्स या बिंदियों का इस्तेमाल करके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम मसाले दाल के डब्बों पे सोनिक लेबलर की मदद से लेबलिंग भी कर सकते हैं। और आजकल बाजार में बहुत अच्छी क्वालिटी के मल्टीपर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर के क्लोथ्स भी अवेलेबल है, जिनसे किचन साफ करना बहुत आसान हो जाता है। हम कैसे पता करें कि हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो चुका है? एक दाना जीरे का या राई का डालें, और अगर वो तुरंत चटपट करता है तो इसका मतलब तेल प्रॉपर गर्म है, अदरवाइज कुछ और देर गर्म करने की ज़रूरत है। ऐसे कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप रसोई के रहस्य, अलकाज क्विजिन और भूमिकास किचन जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड के द्वारा शुरू किए गए हैं। ब्लाइंड फ्रेंडली कुकिंग नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिससे जुड़कर आप नित नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी जानकारी, उचित मार्गदर्शन, सावधानी और प्रैक्टिस से कुकिंग और किचन मैनेजमेंट जैसा कठिन सा लगने वाला काम भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखा बालक, कुकिंग करना और समझना कितना उपयोगी है। हाँ, कुकिंग के बारे में जानना वाकई बहुत जरूरी है। अगले ऑडियो में रोज काम आने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत आसान बन सकती है। अरे वाह, बहुत खूब। जय हो, जय हो। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज के जरिए खुलने जा रही है एक्सेसिबिलिटी में नई संभावनाएं। विकलांगों और विकलांगों से संबंधित उपकरणों पर अपडेटेड जानकारी देगा संभावनाओं का संग्रहालय। सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को यूपीएससी चयन प्रक्रिया में अस्थायी रूप से आईपीएस, आईआरपीएफएस और डीएएन आईपीएस सेवाओं के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। सीआईएसएफ ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक 80 साल की महिला को कपड़े उतारने को कहा। मामले के चलते सीआईएसएफ ने कर्मचारियों को किया सस्पेंड। चंडीगढ़ प्रशासन के इस कदम के खिलाफ नागरिकों ने जताया गुस्सा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। निःशक्तता कार्यालय के पत्रों के बावजूद जयपुर देवस्थान विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 5 सालों से निर्देशों की हो रही है अनदेखी। लुधियाना में मानसिक रूप से विकलांग किशोरी से बलात्कार के आरोप में गुरुद्वारा पुजारी गिरफ्तार। रैंप के साथ चेन्नई बस स्टॉप को बनाया गया विकलांगों के अनुकूल। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के खिलाफ अपील दायर करने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की। ऑटिस्टिक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों पर एक फैक्ट चेक।
तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।